हेलो बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है किस पर? बोर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू। तो अपने को पता है हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट, और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो सभी एकल इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है पर हाइड्रोजन जैसे पे भी लागू होता है, हीलियम प्लस वगैरह पे भी लागू होता है। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट कितना है, मतलब मास कितना है इसका, 5 kg इस पर फोर्स लगाया है। तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, है ना, कि ये जो ब्लॉक है ये रेस में रहे, और यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है कितना, 0.5 का। ओके, तो यहाँ पे बेटा जितना फ्रिक्शन चाहिए ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर, और जो फ्रिक्शन है वो कम से कम इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए। तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू, अब एक्सटर्नल फोर्स कितना F है, तो रिएक्शन भी कितनी हो जाएगी, प्रतिक्रिया बल भी F हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के यहाँ पे क्या लिखेंगे F, तो म्यू F इज इक्वल टू mg। तो F का मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू, F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg बटा म्यू, है ना। वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी बोलो, m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं। हाउ, इन्हें बोला है नहीं, हम 10 लेंगे, और म्यू की वैल्यू मेरे बच्चे बोलेंगे 0.5। तो पॉइंट से 50 मारोगे 5 बार तो 10 धाम कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। तो आंसर आया 100 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक तो 0.8 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में 0.6 एम्पियर धारा से घटकर 0.7 सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न औसत प्रेरित विभवांतर बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है और अपने को करंट बोला है कि यहाँ से करंट इतनी देर में इतना हो जाता है। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बताओ। तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसा लेंगे, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है अपने को, म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, -m di/dt। ठीक है, माइनस m की वैल्यू कितनी, तो m की वैल्यू मेरे बच्चे बोलेंगे 0.8। कितनी बोलेंगे बच्चे, हाँ पतले वाले में भी ये लगा लेंगे ब्लैक। ठीक है, m की वैल्यू पे कितने लेंगे, 0.8। di का मतलब धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन का मतलब है कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो फाइनल तो 0 हो गया और इनिशियल कितना था, 0.6। और ये खेला कितनी देर में, खेला कितनी देर में, समय कितना रखा है, 0.1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -0.8 अपन 0.1, यानी कि 8 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। माइनस से पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, -8, और 0 में से 0.6 गया तो माइनस का 0.6 बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 इंटू 0.6, 8 छंगे 48। तो आंसर आएगा 4.8, और यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। छोटा भी लिखा पर समझ जाओ तुम, वोल्ट है वो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न बोला है अपने को, क्रिटिकल एंगल दे रखा है, क्रांतिक कोण दे रखा है, और अपने को बताना है पोलराइजेशन एंगल यानी कि ध्रुवण कोण। ठीक है, तो अपने सबसे पहले तो म्यू निकाल लेते हैं। म्यू क्या होता है बेटा, तो म्यू होता है साइन 1/म्यू होता है साइन IC। ठीक, तो IC कितना दे रखा है अपने को, IC दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो म्यू की वैल्यू उल्टा कर दो, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। अब हमें पता है पोलराइजेशन एंगल जो होता है, ब्रिस्टर का नियम पढ़ा होगा आपने, तो पोलराइजेशन एंगल क्या होता है, IP इज इक्वल टू होता है, मेरे बच्चे बोलेंगे tan इनवर्स म्यू, है कि नहीं बेटा, हाउ, तो tan इनवर्स म्यू। म्यू की जगह पे कितना लिखोगे, म्यू की जगह पे लिखोगे 5/3। ओहो, tan इनवर्स 5/3, पहला ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया एक मेटल की सरफेस है और उस पर 400 नैनोमीटर का लाइट इंसिडेंट होता है ना, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है 1.68। ठीक है, 1.68 EV। तो अपने को बताना है वर्क फंक्शन, बहुत आसान सवाल है, EV में आंसर दे रखे। अब अपने को पता अगर न्यूटन कहाँ से, आइंस्टाइन का नियम पढ़ा होगा, तो K मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है hc/λ-5। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल। तो 5 की वैल्यू मेरे बच्चे बोलेंगे hc/λ-K मैक्सिमम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब चूंकि अपने को लेमडे की वैल्यू
नैनोमीटर में दे रखी है, तो हम HC की वैल्यू लेंगे 1240, बताया था ना IC शॉर्ट ट्रिक में। यस, तो 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू है 400, माइनस कितना करेंगे 1.68, ठीक, डिवाइड करो खुपाच, इसको जब इससे काटोगे तो 40 से 120 लगभग 3.1 आ जाएगा, है ना, 4 एकम 4, 3.10 लिख लो क्योंकि घटाने में आसानी रहेगी, 1.68। तो जब इसको इसमें से घटाओगे तो आंसर 1.5 के करीब यानी कि 1.42 आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, आसान क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन फिर से मॉडर्न फिजिक्स से, इन्होंने बोला है कि यूरेनियम 92 U237 ये कन्वर्ट होता है बेटे किस में, ये कन्वर्ट होता है 83 बिस्मिथ 209 में। तो जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी सम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड, ठीक, मान लो n अल्फा और n बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं, तो यही पूछ रहा कि कितने अल्फा और बीटा माइनस पार्टिकल यहाँ से इमिट होंगे। ओके, तो हमें एक चीज़ पता है कि जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एक अल्फा की वजह से मास में कितने की कमी आती है, 4 की। तो अब देखो नंबर ऑफ अल्फा अपन निकाल सकते हैं, है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो नंबर ऑफ अल्फा कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हो जाएंगे 237 में से क्या कर दोगे 209 माइनस कर दोगे, ये तो डिफरेंस हुआ, और एक की वजह से कितने होते हैं अंतर 4, तो डिफरेंस कितना आया डिवाइडेड बाई 4, तो 237 में से 209 गया तो बचा कितना 28, है ना, 28/4 करोगे तो अल्फा की संख्या कितनी हो गई 7, अल्फा की संख्या तो 7 हो गई। अब बताना अपने को नंबर ऑफ बीटा, ये भी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, इसलिए बाएं हाथ से करूंगा मैं। तो नंबर ऑफ बीटा माइनस, अब देखो कहानी सुनो, अगर सिर्फ अल्फा पार्टिकल इमिट होते क्या होते, सिर्फ अल्फा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकलते, सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकलते तो क्या होता, तो कहानी ये 92 से कहाँ पे पहुँचनी थी, क्योंकि एक अल्फा से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, तो 92 से कहानी 7 है, तो 7 दूनी 14, 92 में से 14 कम होता, 92 में से बोलो 92 में से क्या कम होता 14 कम होता, तो कहानी पहुँचती अपनी 77 पे, है ना, 92 में से 14, एक मिनट, 92 में से 14 कम होता, 7 दूनी 14, तो 92 में से 14 गया तो कितना बचा, 92 में से 14 गया कितना बचा, तो 12 में 4 गया 8, और 9 में से 1 गया, 9 में से गया नहीं, ठीक है, 8 में से गया 7, 78 पे पहुँचती, सॉरी उसी क्वेश्चन में चला, हाँ कहानी कहाँ पे पहुँचती 78 पे, बिल्कुल 78 पे पहुँचती, कोई दिक्कत नहीं है 78 पे पहुँचती, लेकिन कहानी 83 पे पहुँची, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और एटॉमिक नंबर बढ़ाने का काम, ये काम एक ही पार्टिकल कर सकता है, कौन, बीटा। तो बीटा की संख्या कितनी हुई 83 माइनस 78, बोले तो कितना 5, तो बीटा की संख्या 5, अल्फे की संख्या 7, ऑप्शन आया थर्ड, करोगे ठीक और आगे बढ़ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड पेंडुलम को लिफ्ट में रखा है, ठीक है, और इसको जो लिफ्ट है नीचे की तरफ जा रही G/2 से, तो इसका नया टाइम पीरियड बताओ। अब देखो सेकेंड पेंडुलम जो होता है, पहली बात तो बता दो, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, है ना, सेकेंड सुन के 1 सेकेंड मत समझना, सेकेंड का मतलब सेकेंड, सेकेंड का मतलब 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड ओरिजिनली 2 था। अब लिफ्ट किधर जा रही, नीचे जा रही, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो सूडो महाराज किधर लगेंगे, सूडो महाराज लगेंगे ऊपर, है ना, सूडो महाराज किधर लगेंगे, ऊपर लगेंगे, और सूडो महाराज जब ऊपर लगेंगे तो इस पेंडुलम पे जो प्रभावी त्वरण है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन या प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण है ना, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा G माइनस ए, G माइनस ए, मतलब ए की वैल्यू कितनी बोली है, ए की वैल्यू इन्होंने बोली है G/2, ए की वैल्यू कितनी बोली है G/2, तो G में से G/2 गया तो बचा कितना G/2, ठीक। अब नया आवर्तकाल निकाल लेते हैं हम T', तो हम जानते हैं जो T होता है, ठीक है, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड वो होता है 2π√L/G। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई परेशानी नहीं थी, तो T' 2πL, लेंथ तो सेम है दोस्त, लेंथ तो क्या है सेम है, इसको समीकरण 1 घोषित कर देंगे,
ठीक है, एल, और जी की जगह पे मेरे बच्चे बोलेंगे जी बटा 2, क्या बोलेंगे, तो 2 को ऊपर ले जाओगे दोस्त तो टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर, ठीक है, 2L/G। कोई दिक्कत। अब एक काम करो, दूसरी वाली को पहली वाली के साथ भगा दो, ठीक है, 2/1 कर दो, 2/1 करोगे तो टी डैश बटा टी, टी डैश बटा टी, 2 पाई अंडर रूट 2L/G डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट L/G, है कि नहीं, हाउ, 2 पाई ने 2 पाई को मान दिया खुपाच 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 खुपाच, जी से जी, एल से एल, तो यहाँ पे कितना बचा √2, तो टी डैश कितना हो जाएगा √2t, ओहो, लेकिन टी क्या है ये वाला, तो ये वाला यहाँ रख दो, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, टी डैश की वैल्यू आ गई 2√2, आई कि नहीं आई, सेकंड में आंसर आएगा क्योंकि वो सेकंड में था, तो दिस इज द आंसर इज द, दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज द, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, यदि किसी कण का स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसका ढाल धनात्मक है तो दर्शाता है, ठीक है, अपने को बोला भाई पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप कैसा है पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन dx/dt क्या हो गया, dx/dt बदल नहीं ना, dx/dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं, और वेग कांस्टेंट हो गया, और वेग कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, त्वरण 0 हो गया, त्वरण क्या हो गया बेटा, त्वरण, त्वरण शून्य हो गया, त्वरण शून्य हो गया तो क्या हो गया, वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही, खत्म बात, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन, ये यूं बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दो समान गेंदों के बीच टक्कर होती है, किस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा की हानि अधिकतम होती है, ठीक है, दो बॉल टकरा रही है, तो एनर्जी लॉस 3 प्रकार के अपने कोलिजन होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस किस में होता है, पार्शियली या फुली, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है ना, तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक, प्रत्यास्थ, पूर्णतः परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, स्थिर अवस्था में 1 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश होगा, द चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट, तो बेटा स्टडी स्टेट में तो ये जो 5 माइक्रोफेरेड है ये किसी काम का नहीं रहेगा, इसको हटा दो, हटाने के बाद जो बचेगा देखो क्या होता है, ठीक है, तो अब इन ये तो सब सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो सब पे चार्ज किया जाएगा, सेम है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CV, सी इक्विवेलेंट इंटू V, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो 1/सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1 और 1 हो गया 2, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/सी इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 1/सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 2 म्यूफा 2 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे रखोगे, सॉरी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2, और बेटा कितने वोल्ट का है 6 वोल्ट का, तो 1/2 इंटू 6 करोगे तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, और आंसर क्या आ जाएगा म्यू का माइक्रो कूलम में, तो आंसर आएगा 3 माइक्रो कूलम, थर्ड ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, एक बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है, इस बिंदु पर कार्यरत बल के द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण मूल बिंदु के पारित है, ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना, तो सबसे पहले अपन पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, तो R2 - R1 जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पीछे रखेंगे, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या दे रखा अपने को, ठीक है, I - J + K, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0I 0J 0K, तो जब इसको इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा यही मिलेगा I - J + K, ये तो R की वैल्यू हो गई, ठीक है, फोर्स अपने को दे रखा कितना, फोर्स अपने को दे रखा कितना 2I + 3J और प्लस 0K कर देंगे। अब हमें बताए टॉर्क में बेटा ध्यान रखना F क्रॉस R मत कर देना, है ना, R क्रॉस F कर देना, पोजीशन पहले R क्रॉस F, ठीक, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं बेटा I, फिर यहाँ लिखते हैं J, यहाँ लिखते हैं K, है ना, अब क्या करेंगे हम पहले R वाली वैल्यू 1 - 1 1, ठीक है, तो 1 - 1 1, और फोर्स की वैल्यू क्या है 2 3 0, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा I
यहाँ ब्रैकेट लगेगा, इसको कट्टस और इसको कट्टस, तो क्या मिलेगा, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, -3। फिर -j करेंगे, ठीक है, फिर इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो ये हो जाएगा क्या, 0 और क्या आ जाएगा, -2 प्लस k। फिर इसको छोड़ो तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस +2। इसको ओपन कर दे तो क्या मिलता है, ये मिलेगा -3i और माइनस माइनस नहीं, हाँ माइनस माइनस +2j और 3 और 2 कितना, 5k। तो आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, चतुर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित लॉजिक गेट के लिए सत्यता सारणी बताओ। तो पहले इसका लॉजिक समझ लो। यहाँ से गया तो क्या हो गया, a बार, और यहाँ गया तो क्या हो गया, b हो गया, a बार और b। यहाँ गया तो क्या हुआ, a बार प्लस b का होल बार, ठीक है। अलग अलग करो तो a बार बार डॉट b बार, तो क्या हो जाएगा, a डॉट b बार, a डॉट b बार, ठीक। तो अगर अपन यहाँ पे टेबल बनाए, ठीक है, क्या बनाए, टेबल बनाए, तो a में मल्टीप्लाई करना है किसका, b का, आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखने के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे प्रकाश की कण प्रकृति द्वारा समझा जा सकता है। टू ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड विच कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कर्ण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुपाती होती है, ठीक है। तो अब अपने को बताना है कि असर्जन और रीजन में कौन सही है, ठीक है। तो दोनों सही है ना, सही तो दोनों है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आएगा। अच्छा पिछला प्रश्न देखो ना, इस प्रश्न में क्या है, ठीक है, 102 नंबर में देखो, 102 में, ठीक है, a गया तो क्या हो जाएगा, a बार b गया, यहाँ हो जाएगा a बार प्लस b का होल बार। अलग अलग करोगे तो a बार बार डॉट b बार, तो ये हो जाएगा a डॉट b बार। टेबल बनाए तो a b, यहाँ ले लेते हैं b बार और यहाँ ले लेते हैं y, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। तो 0 0 का यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड आंसर आएगा बेटा इसका। 103 अपन ने कर ही लिया, 103 का आंसर ही आ गया। 104, एक तैराक जल में 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से तैर सकता है, इतनी चाल से तैर सकता है, और नदी की चौड़ाई दे रखी है 900√3, उसमें 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी बह रहा है। यदि तैराक को वह बिना किसी ड्रिफ्ट के सीधे दूसरी ओर पहुंचता है ना, कि उसको बिल्कुल सामने पहुंचना है ना, यहाँ से तैरना स्टार्ट करा, ठीक है। तो ऐसे जाना चाहता, ऐसे जा रहा, और जाना किससे चाहता है, बिल्कुल सीधा, जबकि नदी कितने से चल रही है, जबकि नदी चल रही कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से, और भाई साहब कितने से जा रहे थे, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से। मान लो एंगल थीटा है, अब इसको यहाँ पे सीधे जाना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे किसके वैल्यू, बिना ड्रिफ्ट के। तो ड्रिफ्ट अगर 0 है, ड्रिफ्ट 0 है, तो इसका मतलब ये 6 साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है 6 साइन थीटा, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए, तो 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/6, यानी 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। अब अपने को जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, मान लो विड्थ ऑफ रिवर कितना है d, तो d बटा क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी अगर मैं vb बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, vbr बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, vbr cos थीटा, है ना, vbr cos थीटा। d की वैल्यू विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, 900√3,
900√3। वी बी आर की वैल्यू कितनी है? वी बी आर की वैल्यू है 6, है ना। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो रख दो √3/2। √3 ने √3 को मारा, 6 ने 2 को 3 बार मारा, तो इसने इसको कितनी बार मारा? 300। तो 300 सेकेंड, 300 सेकेंड यानी कि डिवाइड करो, तो 300/60 करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो आंसर आएगा 5, यानी कि कितने मिनट? 5 मिनट। दिस इज द आंसर इज द। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 3 चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता इतनी इतनी और इतनी है। इन पदार्थों का सही क्रम क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ 3 एलिमेंट दे रखी है, ठीक। तो बेटा देखो, काई की वैल्यू है ना, सबसे 0.05। तो ये बेटा जो अपने अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए होती है ना, कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय सुग्राहिता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अनुचुंबकीय यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, हाँ ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है वैल्यू बेटा? कम एंड पॉजिटिव होती है ना। अब काई नेगेटिव किसके लिए? -0.01। ये होती किसके लिए? जिनको चुंबक बनना ही नहीं है। और चुंबक जिनको नहीं बनना, जिनकी चुंबक से नफरत है। और चुंबक से नफरत किसकी होगी? जिनकी चुंबक से नफरत होगी उनको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, है ना, डाईमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, ठीक है। चुंबक नहीं बनना चाहते, है ना, चुंबक बनने में कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है। और फिर लोहा, अरे भाई साहब लोहे को तो बहुत पसंद। तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा किसके लिए? 599। ये हो गया लोह चुंबकीय, फेरो, है ना, लोहा, फेरोमैग्नेटिक। तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। सेकंड आंसर आएगा, सेकंड आंसर आएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक पतले प्रिज्म पर प्रकाश की किरण गिराई जाती है। प्रिज्म का शीर्ष कोण इतना है और अपवर्तनांक इतना है। तो प्रिज्म का विचलन देखो, छोटा प्रिज्म है, छोटा प्रिज्म है तो हम बोल सकते हैं कि विचलन जो है ना, वो मिनिमम होगा। तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला छोटे प्रिज्मों के लिए कितना होता है? μ-1 इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 -1। और ए क्या है? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कितना है? प्रिज्म एंगल 4 डिग्री है। 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा? 0.5 इंटू 4 डिग्री, तो 5 20 कितना आ जाएगा? 2 डिग्री। बिल्कुल सही, 60 आंसर आ गया। अलग आगे बढ़ते हैं। 2 धन आयन जिनमें प्रत्येक पर समान आवेश आपस में d दूरी पर रखे हैं। इन आयनों के बीच प्रतिकर्षण बल F है, तो प्रत्येक आयन से लुप्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 पॉजिटिव आयन्स which are carrying equal charges are separated by distance d. If F is the force of repulsion between the ions, then number of electron missing from each ion will be. तो फोर्स को क्या लिखेंगे? फोर्स को लिखेंगे के जानते हो तुम लोग? तुमने ऐसा पढ़ा होगा, 1/4πε0, है ना, 4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ई के टर्म में लिखना है। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं? एन ही। मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं एन ही। तो Q1 के यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन ही। और Q2 के यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एन ही, है नहीं, और बटा क्या कर देंगे? R स्क्वायर। तो देख अब मैं क्या करता हूँ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए इसको, 1/4πε0 एन स्क्वायर ई स्क्वायर बटे R स्क्वायर। एन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, एन स्क्वायर की वैल्यू, इसको इधर रखो और बाकी सबको इधर कर दो। 4πε0, अच्छा रूट में निकाल लेते हैं, 4πε0, ठीक है। हाँ दूरी डी है, कोई दिक्कत नहीं, दूरी डी है, ठीक है। 4πε0 डी स्क्वायर इंटू एफ, और बटे में क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर, डायरेक्ट आ गया। ये एन के वैल्यू है ना। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन,
कोई परेशानी नहीं है। एक ब्लॉक जो कि एक डोरी से बंधा है, आर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है। यदि ब्लॉक के उच्चतम बिंदु पर चाल √3 आरजी है तो अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात। मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो पूछा है। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे स्पीड है ना √3 आरजी, जनरली √RG होती, पर इनने बोला √3 आरजी, तो क्या होगा? टेंशन किधर लगेगा? बोलो बोलो, टेंशन किधर लगेगा? नीचे कौन लगेगा? mg, बहुत बढ़िया। बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल की फ्यूगल है ना, और डोरी का सेंटर नीचे होगा तो तनाव भी किधर महसूस होगा? टेंशन नीचे महसूस होगा। ठीक, अब हमें पता है कि जो टॉप पे टेंशन होता है वो निम्नम होता है ना, और बॉटम पे जो होता है टेंशन वो मैक्सिमम होता। तो टी मिनिमम क्या लिख सकता हूँ? टी मिनिमम लिख सकता हूँ मैं, टी मिनिमम मैं लिख सकता हूँ mv²/r और माइनस mg, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, या ऐसे बोल सकते हो टी मिनिमम प्लस mg = mv²/r, बैलेंस करेगा। अब m/r, v की वैल्यू कितनी गिवन है? v की वैल्यू गिवन है अपने को √3rg। ठीक है, तो यहाँ पे v² कितना हो जाएगा? v² हो जाएगा 3rg, है ना। v² कितना हो जाएगा? 3rg, और माइनस क्या करोगे बेटे? mg, है नहीं, आर ने आर को मारा, ओ 3 को ही मार दी हमें 3 तो जिन था, आर ने आर को मारा तो कितना बचा? 3 mg। 3 mg में से 1 mg गया तो बचे कितने mg? 2 mg, है ना। ये तो हो गया न्यूनतम तनाव, है ना। अब अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेंशन होता है, इनका डिफरेंस पूरा सर्कल का कंप्लीट करने के लिए 6 mg होना चाहिए। ठीक, तो टी मिनिमम की वैल्यू क्या रख दोगे? 2 mg, तो टी मैक्सिमम हो जाएगा 2 mg और यहाँ जाएगा 6 mg, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टी मैक्स की वैल्यू आ गई 8 mg। टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अपने को रेशियो निकालना है किसका? मैक्सिमम और मिनिमम, तो टी मैक्स बटा टी मिनिमम 8 mg/2 mg, 8 mg/2 mg। mg ने mg को मारा, 8 ने 2 को 4 बार मारा, तो 4 आंसर आया हमारा, है ना, थर्ड आंसर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यदि हीलियम प्लस आयन की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -54.4 है तो लिथियम, ठीक है, आपने डायरेक्ट करेंगे ना, लिथियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 2, अपने को पता है एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² अपन में n², आंसर आएगा काय में? EV में। तो -13.6 किसकी बात हो रही है? लिथियम +2 की। ठीक है, तो लिथियम का रोल नंबर यानी कि Z कितना हो गया? 3, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो -13.6 × 9 बटे 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 30 के आसपास आना चाहिए, है ना, -13.6 EV, दैट विल बी आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं तो आंसर आएगा बेटा सेकंड, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक अल्फा कण में प्रोटॉन समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, फिर उन्हें समान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, क्या बोला भाई? कितने पार्टिकल है? अल्फा और प्रोटॉन है ना। तो देखो, जो इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बैलेंस करेगा किसको? मैग्नेटिक फोर्स को। ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो V से V कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी mv/qb। ठीक है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी mv/qb। ठीक है, उन्हें एक समान विभवांतर। अच्छा, तो अपने को पोटेंशियल दे रखा है ना, तो पोटेंशियल के टर्म में R की वैल्यू लिख सकते हैं
तो एम वी क्या है, एम वी अपना मोमेंटम है, मोमेंटम को अपन क्या लिखते हैं, √2 एम के काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा मैं, क्यू इंटू पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, है ना, क्यू इंटू बी। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम वी के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एम वी के यहाँ पे लिखूंगा √2 एम के, ठीक है। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम बटा क्यू के, ठीक है। चूंकि बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कम होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कम होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कम होगा तो उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और रेडियस ज़्यादा होगी तो उसके कर्वेचर ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट आंसर आएगा। ए लंबाई एम द्रव्यमान की छड़ को मोड़कर अर्धवृत्ताकार वलय बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। एक्स व एक्स के पाई जड़ता गुण, देखो ये रिंग है और रिंग को पहले तो डायामीटर के अबाउट घुमा रहे हैं, ठीक है। तो रिंग का क्या होता है बेटा, डायामीटर के अबाउट, है ना, आई डाया। रिंग का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है, ये आंसर। बट इन्होंने क्या किया है कि वायर को मोड़ के रिंग बनाई, तो जो वायर की लेंथ है सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो वायर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ सरकमफेरेंस के बराबर, पाई आर के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू मेरे बच्चे बोलेंगे एल बटा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बाई 2 आर स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिखोगे, एल बटा पाई का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बटा 2 एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक समान ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 10 kg और त्रिज्या 4 मीटर है, जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आर गोले के केंद्र से दूरी दी है, ठीक है। तो अपने को कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को दे रखा है कितने पे, अलग अलग डिस्टेंस पे 5 मीटर पे निकालना है, फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। चलो ठीक, अब समझते हैं बात को समझते हैं दोस्त, ठीक। रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, 4 मीटर, है ना, रेडियस कितनी दे रखी है, 4 मीटर, ये बड़ा आर हो गया। अब जो भी वैल्यू 4 मीटर से ज़्यादा होगी वो गोले के बाहर हो जाएगी, और जो 4 से कम होगी वो अंदर हो जाएगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड एट 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, 5 मीटर का मतलब हो गया है कि गोले से बाहर, है ना। और गोले से बाहर के लिए फार्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन फील्ड का, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो माइनस जी एम की वैल्यू कितनी बोल 10, और आर की वैल्यू कितनी लेंगे, आर की वैल्यू लेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर, है ना। अब 5 से इस 10 को कितनी बार मारोगे, 2 बार। तो आंसर क्या आ गया, -2g बटा 5। तो ए का तो आ गया मेरे दोस्त एस, ए का तो एस आ गया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है 2 पे, तो ये पॉइंट तो अंदर है, और अंदर के लिए फार्मूला होता है -GM छोटा आर अपॉन बड़े आर का क्यूब। तो -GM की वैल्यू कितनी है 10, छोटा आर कहाँ पे निकालना है 2 पे, है ना, और बड़ा आर यानी कि रेडियस क्या है 4 का क्यूब, यानी कि 3 चक्कर लिख दो, 4 4 4। तो 2 से 4 मर गया 2 बार, और 2 से ये मर गया कितनी बार 5 बार। तो 5 ऊपर आ गया -5 mg और नीचे हो गया 16, 4 चौक 16। तो बी वाले का आ गया कू, नहीं बी वाले का पी आ गया, ठीक। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू 5 मीटर, बाहर पूछ रहा है, तो बाहर अपने को पता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है -GM अपॉन आर। तो -GM की वैल्यू कितनी 10, और छोटे आर की वैल्यू जहाँ पे निकालना है 5, तो 10 बटा 5 कितना हो जाएगा -2g, है ना। तो सी का आ गया कू, तो बचा कौन डी का आर वैसे हो जाएगा, पर मैं फार्मूला बता देता हूँ, तुम लोगों को कभी नहीं मालूम। तो -3 बटा 2 GM बटा बड़ा, यहाँ जैसे वैल्यू रखोगे तो डी वाले का आंसर कौन आ जाएगा -15 बटा 4 आ जाएगा। तो ए का एस, बी का पी, सी का क्यू और डी का आर, कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस ध्यान रखना कौन सा फार्मूला किस जगह लगाना है। बहुत आसान सवाल अगला भी, दे गए दाब आयतन ग्राफ के अनुसार चक्रीय प्रक्रिया में तंत्र को दी गई कुल ऊष्मा
होगी, ठीक है। तो नेट हीट निकालनी है, तो नेट हीट क्या हो जाएगी, एरिया के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो हो गया चक्रीय प्रक्रम में, तो जितना कार्य करेगा वही तो क्या हो जाएगी, दी गई ऊष्मा के बराबर, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है नहीं, तो ये जीरो हो गया तो ये बराबर हो गया, तो एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर वर्क डन, और वर्क डन बराबर हीट सप्लाइड। अब एरिया निकालना आता है तुम लोगों को, हाँ आता सर, तो निकाल दे, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ट्राइंगल है। अच्छा सर ट्राइंगल है, हाँ, 1/2 बेस कितना हो जाएगा, बेस इसको बोलते हैं, 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 बचा, और हाइट इसको बोलते हैं, 2 में से 1 गया इंटू 10⁻3, है ना, तो 3 में से 2 गया क्या बोलेंगे 1, और 2 में से गया तो क्या बोलेंगे 1, और 10⁻3 को क्या बोलेंगे 1000, और 1000/2 कितना होता है 500, तो आंसर क्या आएगा 500 जूल। बहुत ही बढ़िया, और प्लस का आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रयुक्त धात्विक सतह का कार्यफलन निर्भर करता है इन द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। भैया देखो मैंने तुम्हें बताया, जो वर्क फंक्शन होता है फाई, है ना, कार्यफलन होता है वो डीएनए होता है ना। अब आपका डीएनए और पड़ोसी का डीएनए मैच नहीं होगा, तो ये बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा। आपतित किरण पे नो, आवृत्ति पे, तीव्रता पे नो, धात्विक सतह की प्रकृति पे यस, उपरोक्त सभी नो, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ मेटेलिक सरफेस, थर्ड ऑप्शन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्योर सिलिकॉन इज डॉप्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी गिव्स एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही है। पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल, पी टाइप में तो माइनॉरिटी में होता है। एन टाइप अर्धचालक में अधिकांश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बात सही है। शुद्ध जर्मेनियम को त्रिसंयोजन अशुद्धियों से डोप करने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। प्योर जर्मेनियम डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज गिव्स एन टाइप, नहीं, ट्राइवेलेंट से बेटा पी टाइप बनता है, दिस इज स्टेटमेंट रॉन्ग, दैट्स वाई दिस इज द सही आंसर, है ना। गलत स्टेटमेंट पूछा है इसलिए फोर्थ ऑप्शन अपन टिक करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने को बताना है इंटरनल एनर्जी में चेंज, ठीक है। तो प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, अपनी प्रोसेस चालू होती है ए से, बी से और सी से, 3 तरीके से दे रखे, है ना। अब उससे क्या मतलब कि किस रास्ते जा रहे हो, ठीक है बेटा। फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम है ना, फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा। इसका मतलब तीनों रास्तों से जाओगे इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है ना, ये प्रॉपर्टी, ये क्या बोलते हैं उसको, रास्ते पर निर्भर नहीं करती, तो इसलिए आंसर आएगा थर्ड। स्क्रू गेज के स्क्रू को 8 रोटेशन दे रखे हैं, 8 घुमाव दे रखे हैं, और ये 4 mm आगे बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट बताओ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे पिच, पिच का मतलब चूड़ी यंत्रण। तो पिच क्या हो जाएगा बेटा, पिच क्या हो जाएगा, एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ा, तो 8 घुमाव में कितना आगे बढ़ा 4 मिमी, तो ये हो गया 4 मिमी, और रोटेशन कितने थे 8, तो 4/8 यानी कि कितना आगे बढ़ा हाफ मिमी। अब अपने को पता है कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। नंबर ऑफ CSD का मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक, वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। तो पिच कितना, हाफ मिमी, हाफ मिमी को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ मिमी को मैं लिख सकता हूँ 0.5 मिमी, है ना, 0.5 मिमी, तो 0.5 मिमी ये हो गई पिच, और कितने भाग है 50, तो 0.5/50 करोगे तो ये आएगा 0.01 मिमी, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में, तो हम जानते 1 मिमी जो होता है 0.1 cm के बराबर होता है, तो 0.1 से कर दोगे मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, तो आंसर आएगा सेमी में, तो ये आएगा 001 सेमी, यानी कि थर्ड आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, इसके प्रथम अधिस्वर की आवृत्ति फर्स्ट ओवरटोन बताना है, तो ठीक है अपने को पता है nth ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2n+1 ऑफ फंडा
मेंटल, ठीक है, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना, फंडामेंटल। ठीक है, कौन सा पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होता है, V/4L होता है। ठीक है, तो फर्स्ट की पूछ रहा, तो 2 × 1 + 1 × F0 कितना हो जाएगा, 3F0। फंडामेंटल कितना है, बोलो फंडामेंटल कितना है, फंडामेंटल 100 है, तो 3 धाम 300 हर्ट्ज, 3 धाम 300, पहला ऑप्शन बहुत आसान 100 है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लेंस जो कांच से बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का मतलब वायु में इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसको पानी में डुबा दिया, तो इस प्रकार के सवाल नीट में बहुत मिलेंगे। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में लेंस की फोकस दूरी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सघन माध्यम में ले जा रहे हो। ठीक, तो लेंस में का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, लेंस निर्माता सूत्र 1/f = पढ़ा होगा तुमने, है ना, 1/f। पहले हम हवा में बात करेंगे, हवा में बात करेंगे मतलब मीडियम की बात है ना, मैं लिख के बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि हवा में बता रहा है। ठीक है, वायु के लिए बात करेंगे, 1/r1 - 1/r2, दिस इज द बेसिक फार्मूला, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ वायु के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 1/f एयर, ऐसे लिख लूँ पहले तो 1/f एयर। ठीक है, म्यू, म्यू कितना बोलो, म्यू, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का म्यू कितना है, 1.5 -1, ठीक, 1/r1 - 1/r2, है ना। इसको हम क्या घोषित कर देंगे, समीकरण 1। इसको हमने क्या बोल दिया बेटे, समीकरण। अब यही काम मैं किसके लिए करूँगा, पानी के लिए, है ना। अब याद रखना यहाँ पे जो म्यू है ये लेंस का म्यू है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक, तो अब हमें निकालना 1/f इन पानी यानी कि वाटर, तो यहाँ पे 1.5 नहीं लूँगा मैं, ठीक है, 1.5 को मैं 3/2 लिख लूँ, और डिवाइडेड बाय पानी के रिस्पेक्ट में ले रहा है इसलिए पानी का कितना लिखूँगा, 4/3 डिवाइड करना पड़ेगा, और -1 और 1/r1 - 1/r2, इसको मैं घोषित करता हूँ समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाली को पहली वाली से भगा देता हूँ, है ना। तो दूसरी वाली पहली वाली के साथ जब भागेगी, एक मिनट, दूसरी वाली को क्यों भगाऊँ, अपने को FW चाहिए ना, पहली वाली को भगाता हूँ दूसरी वाली से। ठीक है, तो पहली वाली नीचे और दूसरी वाली ऊपर, हाँ नहीं पहली वाली, हाँ पहली वाली ऊपर और दूसरी वाली नीचे, तो ये पूरा जो सिस्टम है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/f एयर और 1/f वाटर, इस तरह का सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा, 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3/2 -1, है ना, और इसको लिखूँगा 1/r1 माइनस, ये तो कट ही जाता है वैसे भी, और डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिखूँगा तो 3/2 अपन 4/3, पूरे में से 1 माइनस करूँगा, 1/r1 में से 1/r2 को कर दूंगा माइनस। अब देखो ये हो गया कैंसल, खुपाच खुपाच, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो FW/f एयर, है ना, हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है पर आप कॉन्सेप्ट सीखो। तो 3/2 में से 1 गया, कितना आएगा 1/2, और 3/2 अपन 4/3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2 9/8 -1, तो ये हो जाएगा 1/2, और 9/8 में से गया 1/8, तो 8 ऊपर चला गया, 8/2 यानी कि कितना आया 4, 4 गुना बढ़ जाएगी, तो FW क्या हो जाएगा 4f एयर हो जाएगा। एयर में कितनी थी 20 थी, तो 4 × 20 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो चूंकि पानी का अपवर्तनांक आज से कम है ना, सिंस द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, जो भी है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है 80 सेंटीमीटर। ठीक, बढ़िया सवाल, चलो आगे बढ़ जाएंगे। एक स्लिट विवर्तन में प्रकाश की तरंग लैम्डा को एक चौड़ाई a वाली स्लिट से गुजारा जाता है, यदि स्क्रीन की दूरी b है तो केंद्रीय उच्च की चौड़ाई बताओ। तो बेटा एक साइड जो बनती है ना, एक साइड जो बनती है इसकी वैल्यू आती है λb/a, और दूसरी साइड भी वही बनेगी, ठीक है, सेंटर से नाप रहे, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो λb/a कितना हो जाएगा
2 लैम्डा वी बाई, बिल्कुल आसान सवाल, फॉर्मूला ही पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बेलनाकार तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दी जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ पे, लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दी तो फार्मूला क्या होता है बेटा? आर, आर इज इक्वल टू होता है हमारा रोले बेटा ए, है ना, रोले बेटा ए। अब रो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी उसको चेंज नहीं कर रहे, लेंथ चेंज कर रहे हैं और रेडियस चेंज कर रहे तो एरिया भी चेंज होगा। तो रो एल तो एल मान लो, है ना, और मान लो कि जो हमारा वायर है, मान क्या लो होता है सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ एरिया, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एल डैश अपॉन एल, और आर के क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। अब दोनों को डबल कर दिया, लेंथ को भी, तो एल डैश क्या हो जाएगा? 2l अपॉन एल, और आर डैश की जगह पे क्या रखेंगे? एल डैश की जगह पे लिखेंगे 2l, आर डैश की जगह पे लिखेंगे 2r, है ना। तो 2r का होल स्क्वायर, एल ने एल को मारा, आर ने आर को मारा, तो ये हो रहा 2, ये क्या हो गया? 1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू कितना हो गया? 1/4, 2 से 1/4 मरेगा तो कितना आएगा? 1/2। इसका मतलब बाद वाला प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का क्या हो गया? हाफ हो गया, और सवाल साफ हो गया, आधा आंसर आएगा। बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ते हुए दोस्त, एक चुंबकीय आघूर्ण 25 एम स्क्वायर को एक अक्ष के समांतर रखा गया है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है तो चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो हमें पता है कि टाउ क्या हो गया? एम क्रॉस बी, है ना। एम कौन से एक्सेस पे है? एक्स एक्सेस, तो क्या लिखेंगे? 25i मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 2i प्लस 3j, ठीक है। तो i का i के साथ क्रॉस तो क्या हो जाएगा? 0, ये हो गया 0, और 25 तिया 75, i क्रॉस j कितना होता? तो i क्रॉस j होता है k, तो 25 तिया 75 k, और यूनिट क्या आएगी? नमा, न्यूटन मीटर। मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, ओहो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा? 75 न्यूटन मीटर। बहुत आसान सवाल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पिंड एच ऊंचाई से गिरता है तो उसे धरातल तक पहुंचने में t1 समय लगता है। पहले आधी ऊंचाई तो तय करने में कितना समय लगेगा? ओके, तो अगर अपन मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, u बराबर 0 है, तो अगर अपन लगाएं गति की पहली समीकरण ut प्लस हाफ et स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ -h, u की वैल्यू 0 हो गई, और एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा -g स्क्वायर, माइनस से माइनस को काटोगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ g स्क्वायर, यानी कि जो भी चली गई दूरी है वो t स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आधी ऊंचाई पहुंचने में समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? h डैश अपॉन h इज इक्वल टू t डैश अपॉन t। h डैश की जगह पे क्या लिखोगे? h/2, तो h/2 अपॉन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t डैश अपॉन t1 मान लो, ठीक है। तो h से h क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो t डैश अपॉन t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो t डैश आ जाएगा क्या? t/√2, रूट लेने पर कौन सा आंसर आ जाएगा? पहला आंसर, t1/√2। चलो, यदि पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या को संकुचित किया जाए ताकि पलायन वेग 10 गुना बढ़ जाए तो नई त्रिज्या कितनी होगी, है ना। अगर अर्थ को हम कंप्रेस कर देंगे, अर्थ को क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? पलायन करना मुश्किल हो जाएगा, यानी इसके वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके वेलोसिटी √2gr, ये फार्मूला मत लगाना, है ना, क्योंकि जी तो खुद चेंज हो जाएगा, तो ये फार्मूला नहीं लगाना। फिर सर ये फार्मूला लगाना, √2gm/r, है ना, क्योंकि आर पे डिपेंडेंसी, जी और एम तो चेंज नहीं हो रहा है ना, मास तो कोई बात ही नहीं करी। ओके, तो यानी कि इसके वेलोसिटी क्या हो गई? इसके वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? √r के, है ना। तो हम ऐसे लिख लेंगे, r की वैल्यू पूछिए, तो r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? इसके वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो r डैश बटा r
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ई अपॉन वी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर डैश इनिशियल रेडियस निकालनी, बाद वाली रेडियस निकालनी, इनिशियल कितनी है 6400 किलोमीटर। ठीक है, बाद वाली स्केप वेलोसिटी वी है, और वी डैश बाद वाली जो स्केप वेलोसिटी है ना, वो 10 गुना हो जाए। वो कितने गुना हो जाए 10, तो 10 वी ई का होले स्क्वायर, वी ने वी को मारा। तो ध्यान से देख, आर डैश बटा 6400 1/10 का होले स्क्वायर, यानी कि 1/100, खुपाच 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 खुपाच, डबल जीरो बन गया। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आई 64 किलोमीटर, नई रेडियस 64 किलोमीटर कर दो, यानी कि 100 गुना कंप्रेस कर दो, सेकंड आंसर लगा दो और 4 नंबर कमा लो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आर एल सी परिपथ को अनुनाद पर, आर एल सी बोलो एल सी आर बोलो कोई दिक्कत, ध्यान से देखो। तो अनुनाद पे क्या हो गया, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, है ना, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, तो z की वैल्यू मिनिमम हो गई। z की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो गई, r के, और r की वैल्यू कितनी हो गई 20 है। तो आरएमएस करंट पूछा, तो पहले बताओ आरएमएस वोल्टेज ये होगा ना, है ना, ये तो पीक वोल्टेज है, तो आरएमएस तो ये होगा। तो आरएमएस वोल्टेज कितना हुआ, आरएमएस वोल्टेज हुआ 200, 200√2 नहीं, 200√2 तो पीक है, तो 200 वोल्ट हुआ। तो अपने क्या निकालना है, अपने को आई आर एम एस निकालना। तो आर एम एस धारा हो जाएगी आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बटा जेड। ठीक है, और z की वैल्यू किसके बराबर हो गई, z की वैल्यू r के बराबर हो गई। ये आर एम एस की वैल्यू कितनी है 200, और z की वैल्यू कितनी है 20। तो जीरो ने जीरो को मारा, 20/2 खुपाच खुपाच 10 एम्पियर आंसर आ रहा। तो मैं तो सेकेंड लगा दूंगा, है नहीं। देख हाउ, कुछ प्रश्न और हैं, बने रहिए हमारे साथ। जब एक धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो सबसे अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि एरिया होगा, गोला है ना, गोले का सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी v प्रोपोर्शनल आर क्यूब, है ना, उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 पावर है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। तो आंसर आएगा क्या, आयतन। घनत्व तो कम होगा बेटा, है ना, क्या होगा, घनत्व तो कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच बल F है, यदि उनके बीच में एक नया आवेश Q3 रख दिया है तो Q1 और Q2 के मध्य नया बल होगा। तो देखो भाई, Q1 है, Q2 है, और इनके बीच में Q3 रख दो। ठीक, तो बेटा नेट बल तो चेंज होगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल चेंज नहीं होगा, वो Q3 से अनअफेक्टेड रहेगा। तो फोर्स तो कितना रहेगा बेटा, F ही रहेगा, है ना। फोर्स बिटवीन दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच बल F है, यदि उनके बीच नया आवेश, हाँ तो F ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक खुरदरी सतह पर रखा है, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है ना, तो कितना फ्रिक्शन कार्य करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि जितने ही ज़रूरत है उससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है कि कम लगता है। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन, और एन को इस केस में, हर केस में नहीं, इस केस में लिखेंगे म्यू एम जी। ठीक है, तो म्याऊ कितना, मतलब म्यू है 0.3, एम की वैल्यू कितनी 5, और जी की वैल्यू कितनी 10, तो ये कितना आ रहा 15 न्यूटन। अब बेटा फोर्स 10 लगा रहे हो, है ना, और फ्रिक्शन मैक्सिमम 15 लग सकता है ना। आपको ज़रूरत है कितने की, आपको मिल सकते हैं कितने 15 रुपये, और ज़रूरत है 10 रुपये की, तो पिताजी 10 ही देंगे ना। तो जो लगाया गया फोर्स है, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो फ्रिक्शन बोलेगा यार कि जब 10 न्यूटन में ही काम हो रहा है रोकने के लिए, तो मैं 15 क्यों लगूं। तो फ्रिक्शन 15 नहीं लगेगा दोस्त, फ्रिक्शन भी उतना ही लग जाएगा कितना, जितना फोर्स, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 10 न्यूटन। नीट में बेटा इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना, सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें फिजिक्स। यहाँ पे F इज इक्वल टू, ये रिलेशन दे रखा है A² + B + C टी टाइम में। तो ए और बी की डायमेंशंस का रेशियो बताओ, ए बेटा बी की विमा बताओ। तो बेटा देखो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, और दो क्वांटिटी तभी जुड़ सकती है जब उनके डायमेंशन क्या हो सेम, यानी कि A² का डायमेंशन विमा, A² की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, बी के, यानी कि A/B की वैल्यू या A/B की विमा किसकी विमा के बराबर होनी चाहिए, T² के, और T क्या है, समय है, तो इसको लिख सकते हो m0 L0। 1 मिनट, किसकी विमा पूछी अपने को, A² बराबर भी, है ना, सॉरी
ए टी स्क्वायर बराबर बी पूछा ना, तो ए टी स्क्वायर बराबर बी, तो ए बटा बी क्या हो जाएगा 1/t² हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/t² हो जाएगा, तो m0 l0 और t की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो ए बटा बी की वैल्यू 1/t² के बराबर, तो ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो आंसर 4 लगा देंगे, है ना। हालांकि एक लंबा तरीका भी है कि आप सी का डायमेंशन निकालो, फिर एक बी का निकालो, फिर ए का निकालो, बट आइसोस ट्रिक जानते हो आप, फटाफट काम हो जाता है, मिनटों का काम सेकंड्स में। चलो भाई, एक मोल आदर्श द्विपरमाणिक गैस को एक रुद्धोष्म प्रसार से गुजरती है जहां इसका तापमान 500 केल्विन से 300 केल्विन तक बदलता है। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य बताओ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोस एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वेयर इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 500 केल्विन टू 300 केल्विन। वर्क डन बाय इन दिस प्रोसेस इज, तो W देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा 0, तो जितना भी किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा -डेल्टा यू के, है ना। ठीक है, तो डेल्टा यू को अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा यू को लिखते हैं अपन NR डेल्टा टी वन में गामा -1। एन कितना 1 है, आर की वैल्यू कितनी आर, तापांतर, तापांतर कितना हो गया बेटा 300 - 500, है ना। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा, और गामा, अब गामा कितना होता है बेटा द्विपरमाणिक है, तो द्विपरमाणिक के लिए गामा होता है 7/5, तो 7/5 -1, 300 में से 500 गया -200 माइनस माइनस प्लस 200 आर, और 7/5 में से 1 गया, 7/5 में से 1 गया तो कितना बचा 2/5, तो 200/2 × 5 आर, 200 ने 200 को 2 को मारा 100, तो 100 पंजे कितना आ गया 500। आर इज द बिल्कुल बढ़िया आंसर आ गया 500, और आंसर आ गया। 3-4 प्रश्न और है। किसी एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो एफ आवृत्ति वाले स्रोत से जुड़ा है, ठीक है, तो शक्ति गुणांक होता है बेटा cos⁵, क्या होता है cos⁵, और cos⁵ होता है R/Z। ठीक है, अब एल आर है तो ये हो गया R यानी कि VR, और ये हो गया VL, तो Z की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट आएगा तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, R का स्क्वायर, XL को क्या लिखते हैं, XL को लिखते हैं ω_L, और ओमेगा को लिखते हैं 2πf × L हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस 2πfL का होल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है सेकेंड नंबर, है ना, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इज द। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नाभिक में द्रव्यमान त्रुटि उसकी नाभिक के बंधन ऊर्जा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होती है Δmc², है ना, तो Δm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। किसी नाभिक का स्थायित्व उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही साठ है ना। तो ए और बी दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, तो क्या लगाओगे थर्ड लगाओगे, बात खत्म हो गई। यदि दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 4 है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में Imax - Imin बटा Imax होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटा 4 दे रखा है। I1 बटा I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ओके, है ना। तो ऐसा मान लेता हूँ मैं, कैसा मान लेता हूँ मैं कि I1 इज इक्वल टू 4I है और I2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो Imax का फार्मूला क्या होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √4I प्लस √I का होल स्क्वायर। 4 का रूट कितना हो गया 2, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू आई, तो कितनी आई 9 आई। बात समझ में आई। ऐसे मिनिमम के लिए भी करेंगे, तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि √4I माइनस √I का होल स्क्वायर। 4 का रूट 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो कितना बचेगा I। ठीक है, अब किसका पूछा Imax माइनस
आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स। तो आई मैक्स के अभी क्या लिखोगे, नो आई, और आई मीन क्या अभी लिखोगे आई, और आई मैक्स क्या अभी लिखोगे नो आई। तो 9 में से आई गई तो कितनी आई बची, 8 आई। 8 आई बटा 9 आई, आई ने आई को मारी तो बात समझ में आई। तो आंसर कितना आया, 8:9। बढ़िया सवाल, 8:9, थर्ड ऑप्शन। बस एक दो सवाल और। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति कितनी है, 2 × 10⁻10 हर्ट्ज है ना, जाविक्रिय रूप में बदलता है यानी कि साइन फंक्शन। चुंबकीय क्षेत्र के दोलन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, सेम सेम होगी, सेम होगी, सेम। तो आंसर क्या आएगा, 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। कुछ करना ही नहीं है, याद रखना प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत ही आसान सवाल आता है अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लॉजिक परिपथ में कौन सा लॉजिक गेट का कार्य करेगा, हाउ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ये क्या हो, एक काम करो ना, ये कौन सा गेट हो गया, तो इनका आउटपुट क्या हो गया, नेंड गेट है ना, इनका आउटपुट क्या हो गया नेंड, और नेंड के ऊपर वापस आप लगाओगे है ना, नेंड को वापस आप ए डॉट बी का बार करोगे, तो ए डॉट बी का बार, बार के ऊपर बार इज नो बार, तो ए डॉट बी, तो वापस से क्या आ जाएगा, एंड गेट आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, और यहीं पे हमारा डिस्कशन ख़त्म हुआ। थैंक यू।